नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में के मौके। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें हमें। हमारा नंबर है 9582226666। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। #बाजार आज और कल जरूर लिखिए। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। और साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे से जानेंगे कल के लिए अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा वीकली एक्सपायरी का दिन और यहाँ पर दिखी दमदार रिकवरी आज बाजार में, और बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 52,266 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 143 अंक बढ़कर 15,557 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 289 अंक चढ़कर 33,135 पर बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में बाजार में आज की तेजी को डिकोड कर रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। कल ही की तरह भारतीय बाजारों में आज भी एक उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। और उतार चढ़ाव भरा सेशन न सिर्फ भारतीय बाजारों में था, कल देर रात अमेरिका में भी था। लगभग वैसा ही माहौल हमारे यहाँ भी दिखा। शुरुआत सुस्ती के साथ होकर हल्की मजबूती के साथ हुई। उसके बाद हम और बढ़े कितने 15,625 तक पहुंचे निफ्टी पर। लेकिन उसके बाद से अचानक से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली शुरू हुई, और बिकवाली भी तगड़ी शुरू होती दिखी। और लगभग 300 पॉइंट भारतीय बाजार ऊपरी स्तरों से लुढ़क गए निफ्टी पर, यानी कि 15,350 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां तक पहुंचे। बैंक निफ्टी 33,400 से गिरते गिरते 32,600 के आसपास, यानी कि 800 पॉइंट लुढ़क गया। तो एक बार तो ऐसा लगा कि बाजार का मूड माहौल बड़े खराब है। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद मिड सेशन से वापस जो रिकवरी हुई वो रिकवरी भी उतनी ही दमदार थी। न सिर्फ बाजारों ने निचले स्तरों के अपने सारे के सारे गेंस वापस हासिल किए, बल्कि अच्छी खासी मजबूती के साथ दिन के हाई लेवल्स के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 15,600 से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ 150 पॉइंट के फायदे के साथ। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट ऊपर 33,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी फिर से लौटती दिखी। आज एक चीज साफ दिख रही थी, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो फिर से मोमेंटम आता दिख रहा है। निचले स्तरों से जो स्क्रीन पर खरीदारी हुई वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो 2 दिनों के उतार चढ़ाव के बाद अल्टीमेटली आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी नजर आई, और थोड़ा सा बाजार में खरीदारी का माहौल फिर से बनता हुआ दिखा। उतार चढ़ाव तो है ही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी अनिश्चितताएं हैं। एफआईज की तरफ से फुल फ्लेज खरीदारी अभी भी आती नहीं दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं अब बाजार ये मान रहा है कि आसानी से हम 15,200 को निफ्टी पर नहीं तोड़ेंगे और 32,300 को बैंक निफ्टी पर नहीं तोड़ेंगे। और यही वजह है कि एकदम से तेज गिरावट होती है तो तुरंत खरीदारी लौटती दिख रही है। अचानक से बड़ी तेजी हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर आती दिख रही है। यानी कि रेंज के बीच बाजार भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सेशन से बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनाने की कोशिश जरूर होती दिख रही है, यानी कि गिरावट पर अच्छे शेयरों में खरीदारी। और एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े समझ लेते हैं। एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 2,319 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,438 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए अविनाश जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अविनाश जी, चलिए कम से कम वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने कुछ रिकवरी दिखाई। आने वाले दिनों में क्या ये तेजी या ये रिकवरी बाजार के कॉन्फिडेंस कायम रहेगा? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम क्रूड की कीमतें देखें तो क्रूड काफ़ी ऊपरी लेवल से $122-23 से अभी $102-103 तक आ गया, तो वो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आ गया है। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के कमोडिटी के प्राइसेस कम हो गए हैं, अंदाजा है कि इससे भी डेफिनेटली इन्फ्लेशन में थोड़ा सा मदद मिलेगा। जो एंड यूजर सेक्टर्स है जैसे कि कॉपर है, जिंक है, लेड है, यहाँ पे काफ़ी भारी बिकवाली हो चुकी है, तो ये एक अच्छी ट्रेंड है। मार्केट्स इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, और उसी के लिए शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में भी मार्केट थोड़ा सा उछाल दिखाने की कैपेसिटी रखता है। शायद ऊपरी लेवल्स पे आपको 15,800 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, बट डेफिनेटली ये मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहना उचित रहेगा, क्योंकि अच्छे वैल्यूएशंस पे काफ़ी अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं। और करीबन मुझे लग रहा है 2 या 3 महीने के बाद होपफुली एफआईएस के फ्लोज और जो जियोपॉलिटिकल वॉर का सिचुएशन है वो अगर खत्म होता है तो मार्केट इसको डेफिनेटली एक अच्छी री रेटिंग देगा और मार्केट्स आगे अच्छी तरह से बढ़ेंगे।
ओके, और हफ्ते भर का नजरिया या 10 दिन तक नजरिया रखना उस बाजार में, तो कहां पर खरीदारी की राय रहेगी आपकी? स्वाति, जो आज सेक्टर सबसे अच्छा चला बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक्स, और मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऊपरी लेवल से काफ़ी पिटा हुआ भी था। आज का रेट करीबन 699 था। हमको लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो करीबन 725 730 का एक लेवल कम से कम 8 से 10 दिन में मिलना चाहिए। नंबर्स पहले क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएंगे, प्लस आज वॉल्यूम और वैल्यू बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 684 का स्टॉप लॉस रखिए और 8 से 10 दिन के लिए करीबन 725 730 का टारगेट लेके इसको एक पोजिशनल आइडिया की तरफ से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से आ रही है। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। मारुति पर सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है। 120 शेयर मारुति के इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 7,900 की। मारुति में खासतौर पर टॉप गियर में आज ऑटो शेयर दिखे हैं और मारुति जो है वो तो निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। इनको अच्छा खासा मुनाफा भी है अपने इस स्टॉक में, क्या सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर थोड़ा सा लंबा है तो मैं समझता हूं कि मारुति में इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन जिस प्रकार की अभी कटाई हम कह रहे थे कि कमोडिटी के प्राइसेस में हुआ है, स्टील के कीमतें कम हो गई है, तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली मारुति को FY23 में मिलेगा। हालांकि पहले क्वार्टर में शायद इतना हो, लेकिन दूसरे क्वार्टर से डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी आएगी, मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। प्लस ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं कि इनके गाड़ियों का जो वेटिंग पीरियड है वो काफी लंबा है, तो उसका मतलब डिमांड अच्छी चल रही है। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी करीबन 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, तो डेफिनेटली मारुति होल्ड करिए, इतना जल्दी मत बेचिए, मुनाफा आगे भी थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अगला सवाल चेन्नई से RD नारायणन भेज रहे हैं। इनका सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पर 2,500 शेयर IDFC फर्स्ट बैंक के इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 33 रुपए 50 पैसे की। फिलहाल ये नुकसान पर बैठे हुए हैं, क्या करें इस स्टॉक में? स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए काफ़ी लोग इस स्टॉक में खरीदने के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि स्टॉक इतना चला नहीं है। लेकिन अगर हम मर्जर के बाद देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बैलेंस शीट को मैनेज किया। अभी कासा रेशो करीबन 50% है, ऊपर से इन्होंने एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक की है। मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसमें पोजीशंस रिटेन करिए, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ अभी बैंकिंग सेक्टर में आएगा, IDFC फर्स्ट बैंक को भी फायदा डेफिनेटली मिलना चाहिए। छोटी बैंक है लेकिन इस लेवल से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे साल 1.5 साल की अगर कोई अपेक्षा करता है या होल्ड करता है तो डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो होल्ड की राय रहेगी। IDFC फर्स्ट बैंक होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अगला सवाल भी दो बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर पर ही है। शुभम माहेश्वरी जयपुर से पूछ रहे हैं HDFC बैंक पर और एक्सिस बैंक पर। HDFC बैंक के लेवल्स बता दें, 1500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1494 की। HDFC बैंक में ये बहुत भारी भरकम नुकसान पर बैठे हुए हैं। और एक्सिस बैंक के लेवल्स भी देख लें, 1500 शेयर इनके एक्सिस बैंक के भी है जिस पर इनकी खरीद है 732 रुपए की। एक्सिस बैंक में अगर देखें फिलहाल यहाँ पर भी इनको भारी भरकम नुकसान है। हालांकि निफ्टी बैंक में आज अच्छा उछाल देखने को मिला, प्राइवेट बैंक स्पेस में भी एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट थी, लेकिन फिलहाल अपने नुकसान के दम पर, जो नुकसान इन्हें अभी हो रहा है, तो उस दम पर क्या करेंगे? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि दोनों बैंक्स फ्रंटलाइन बैंक्स है, और अगर HDFC बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी मर्जर की प्रक्रिया चालू है। 1 साल के बाद हमको लग रहा है कि ये जो मर्जर कंप्लीट होगा, HDFC बैंक को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि HDFC के जो कस्टमर्स है वो पहले एक कैप्टिव ऑडियंस HDFC बैंक के लिए मिलेंगे। मेरे ख्याल से मर्जर के पहले नॉर्मली शेयर्स में एक वीक ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इनका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, प्लस बैलेंस शीट साइज देखें, तो HDFC बैंक अगर साल भर का नजरिया है, साल 1.5 साल का, तो डेफिनेटली इनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर अच्छी कमाई मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दबाजी में मत बेचिए। और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक भी कंट्री का तीसरा बड़ा बैंक है। इनकी एसेट क्वालिटी, इनका लोन बुक और इनका जो डिजिटल काइंड ऑफ फोकस जो है वो डेफिनेटली बैंक को लंबे अवधि के लिए बेनिफिट करेगा। यहाँ पे मैं राय दूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए और अपना कॉस्ट कम कर लीजिए, और यहाँ पे भी साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि FY23 में बैंकों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और ये दो बैंक्स डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो HDFC और एक्सिस बैंक दोनों में बने रहने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। दिल्ली से सुमित कपूर सवाल पूछ रहे हैं, वेदांता पर सवाल है।
100 शेयर इनके पास वेदांता के हैं जिस पर इनकी खरीद है 419 की। फिलहाल वेदांता की बात करें तो इन्हें हो रहा है अच्छा खासा नुकसान, क्या करें स्टॉक में ये? स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए मेटल सेक्टर पे हम थोड़े नेगेटिव है और क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफ़ी नीचे आ रही है। हमारा मानना है कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी तो क्रूड में और निचला लेवल हमको दिख सकता है और इससे काफ़ी नुकसान वेदांता को हो सकता है। हालांकि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। इनके एल्यूमिनियम में भी ऑपरेशन है, लेकिन एल्यूमिनियम में भी हमको वीकनिंग ट्रेंड दिख रहा है। मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज का मामला होना चाहिए। यहाँ पे अगर अच्छा उछाल मिलता है तो निकल जाइए। मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर से दूर रहिए, क्योंकि मेटल सेक्टर में जो नतीजे जून क्वार्टर के आएंगे वो शायद और भी खराब होंगे और इस लेवल से भी स्टॉक गिर सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एग्जिट करना ही ठीक रहेगा। वेदांता से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर आपको। मिथिलेश सिंह का सवाल लेते हैं, मुंडका से पूछ रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर सवाल है। 120 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1330 की। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनका स्टॉक है जिस पर इन्हें नुकसान हो रहा है। अविनाश जी क्या करें? नहीं, आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोदरेज प्रॉपर्टीज की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो जेवी मॉडल है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कंपनी के पास कर्जा भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमको लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन इनके पास जो विजिबिलिटी है, जो प्रोजेक्ट्स है, इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन थोड़ा समय इसमें बिताइए, उसके बाद ही इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। अगला सवाल लेते हैं याग्निक चौबाटिया का। इनका सवाल बड़ोदरा से पूछ रहे हैं ये। एबी कैपिटल इनका स्टॉक है, 1000 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 114 की। नुकसान पर बैठे हैं अपने स्टॉक में, क्या करें एबी कैपिटल में? देखिए स्वाति, ये शेयर जब से लिस्ट हो चुका है काफ़ी निवेशकों को डिसअपॉइंट कर चुका है। हालांकि ये कंपनी में जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है। ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की, जो अभी सेपरेटली लिस्टेड है। प्लस इनके पास हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और काफ़ी अच्छे बिजनेसेस है। यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तभी अच्छा अपसाइड आएगा। बट अगले 6-12 महीने में आपको पेशेंस से इसको होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से हिला ही नहीं है। बट फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रुप भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, नुकसान में शेयर मत निकालिए। एबी कैपिटल होल्ड करने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगला सवाल बेंगलुरु से अशोक खेतान पूछ रहे हैं। एमआरपीएल पर सवाल है इनका। 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 59 रुपए की। एमआरपीएल पर इन्हें मुनाफा भी अभी हो रहा है, स्टॉक में क्या राय देंगे? मेरे ख्याल से स्वाति इनको मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्रूड की कीमतें जब गिरती है तभी इनके जीआरएम्स कम होते हैं और हमने ये प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये ऊपरी लेवल से गिरा है, मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, बट जो मुनाफा मिल रहा है वो वसूल करे, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर क्रूड और गिरता है तो एमआरपीएल के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन आएगा, स्टॉक और भी गिर सकता है। तो यहाँ से निकल जाने की राय, प्रॉफिट बुक कर ले। एमआरपीएल निकलने की सलाह दे रहे हैं अभी अविनाश गोरक्षकर आपको। अगला सवाल लेते हैं। 2 स्टॉक हैं इनके पास। दर्शक का नाम प्रवीण कुमार है, कोलकाता से सवाल पूछ रहे हैं। विप्रो और आईआरसीटीसी पर इनका सवाल है। विप्रो के लेवल्स बता दें पहले। 30 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 628 की। विप्रो में तो ये नुकसान पर बैठे हैं। आईआरसीटीसी की बात करें, 16 शेयर इनके पास स्टॉक के हैं जिस पर इनकी खरीद है 856 की। आईआरसीटीसी में भी इन्हें लॉस हो रहा है। विप्रो और आईआरसीटीसी दोनों में क्या किया जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये निवेशक ने काफ़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक्स लिए हैं। मेरे ख्याल से देखिए विप्रो में एटलीस्ट कम से कम अगले 6 से 8 महीने के लिए मुझे कोई बड़ा अपसाइड दिख नहीं रहा है, क्योंकि हालांकि ये डॉलर कमाने वाली कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार के सिग्नल्स यूएस मार्केट से मिल रहे हैं यहाँ पे इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। तो इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो ही होल्ड करिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मैं इनको निकलने की राय दूंगा। और रही बात आईआरसीटीसी की, तो देखिए ये मोनोपोली बिजनेस है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन रेलवे सर्विसेज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इन्होंने ऊपरी लेवल का स्टॉक लिया है। अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं और कम से कम 12-18 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि नॉर्मल सी अभी आई है और होपफुली आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई आईआरसीटीसी को मिलेगी। तो आईआरसीटीसी में मुझे लग रहा है एवरेज करके होल्ड करें, लेकिन विप्रो में अगर ये चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाए, मेरे ख्याल से कोई दूसरे सेक्टर में पैसा लगाए। ओके, आईआरसीटीसी होल्ड करने की सलाह, विप्रो से आप एग्जिट कर सकते हैं।
अगला सवाल टाटा स्टील पर है। भरत मोहंती पूछ रहे हैं भुवनेश्वर से। टाटा स्टील के 70 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1216 की। स्टील स्पेस से अभी आपकी क्या राय रहेगी? टाटा स्टील पर क्या करने की सलाह देंगे? इन्हें नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट स्वाति, यहाँ पे भी वही मुसीबत है कि स्टील सेक्टर अभी एक अच्छे डाउन टर्न में दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। मेरे ख्याल से ऑल्दो इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट यहाँ पे इनको निकल जाने सा मैं राय दूंगा। आई मीन अगर इनको अपना प्रॉफिट लॉस कवर करना है तो कोई दूसरे सेक्टर में जैसे ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, वहाँ पे पैसा शिफ्ट करिए। होपफुली मुझे लग रहा है कि साल भर में उनका नुकसान भरपाई हो जाएगा, बट डेफिनेटली टाटा स्टील को इस लेवल से निकल जाएगी। बाजार के लिए अहम ट्रिगर समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताइए कल बाजार के मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? देखिए, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और ये पूरा हफ्ता हमने देखा है काफ़ी उठापटक वाला रहा है। तो सभी की नज़र होगी कि मार्केट कल किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी बड़ा एक्शन आपको कल देखने मिलेगा। एक तो मोतीलाल ओसवाल का बायबैक जो है वो कल से शुरू होने वाला है, 7 जुलाई को ये बंद होगा। बायबैक का जो ऑफर प्राइस है 1100 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जोमेटो कल बोर्ड की बैठक है और एक संभावित अधिग्रहण जो है उसके ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कैनरा बैंक फंड जुटाने पे कल बोर्ड विचार करेगा। इसके अलावा सुवेन लाइफ साइंसेस राइट इशू के जरिए फंड जुटाने पे इस कंपनी का बोर्ड जो है कल बैठक करने वाला है। वहीं एक्स डेट है नज़ारा टेक की बोनस शेयर की 1:1 की, साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फाइनल डिविडेंड जो 4 रुपये का दिया है उसकी भी एक्स डेट है, तो इनका एडजस्टमेंट जो है आपको इन स्टॉक प्राइसेस में कल देखने मिल सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए आवेदन का कल आखिरी दिन है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी आपकी खास नज़र होनी चाहिए। ये तो लोकल मार्केट्स का हाल था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि सिंगापुर का IIP का डेटा आने वाला है मे का। इसके अलावा यूके में रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं मे के, तो ये भी ग्लोबल इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ग्लोबल और लोकल काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और खासकर कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो देखना होगा मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है। तो अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते कि आज रात अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट सुस्त थे, 5 पॉइंट नीचे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। नैस्डैक फ्यूचर्स जरूर 75 अंक ऊपर थे। तो अमेरिका में किस तरह का सेशन होगा, और विशेषकर कल का सेशन देखने के बाद अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अमेरिका के बाजार पर और डाउ फ्यूचर्स पर तो कल सुबह नजर रहेगी, लेकिन नजर हमारे यहाँ भी रहेगी। आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के वजह से भी काफी उतार चढ़ाव हुआ। वही बात है, 15,400 के नीचे आते ही खरीदारी का मूड माहौल बनता है, और 15,600 के नजदीक आते ही प्रॉफिट बुकिंग। तो ऊपरी रेंज 15,600 15,700 है, नीचे की रेंज 15,300 15,400 है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,600 32,800 सपोर्ट का काम करेगा। 33,400 33,600 पर हल्की फुल्की रुकावट है। ये लेवल्स कल के लिए आपके काम आते दिखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी लौट रही है, चुनिंदा खरीदारी वहां पर भी होती दिखेगी। तो नजरें हमें रखनी है, एक तो कच्चे तेल पर, दूसरा अमेरिकी बाजारों पर और उनके फ्यूचर्स पर। हमारे लोकल फैक्टर्स में देखते हैं आज की एक्सपायरी के बाद बाजारों की पोजीशंस कैसी है और एफआईज की तरफ से क्या रुझान है। ये सारे फैक्टर्स कल हफ्ते के आखिरी दिन आपके काम आएंगे। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल के लिए ऑप्शन के लिए 2 अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ का है। एशियन पेंट के अंदर लग रहा है अच्छा मोमेंटम बनेगा, तो एशियन पेंट का 2750 का कॉल 48 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 28 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 70 से 80 रुपए तक के टारगेट एशियन पेंट के 2750 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा का 820 का कॉल 13 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 20 से 25 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी ऑप्शन में मेरी तरफ से रहेगी। बहुत धन्यवाद सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और लंबी अवधि का नजरिया अगर किसी को रखना हो अविनाश जी, तो आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी? स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक हमको पसंद है वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में है, और कंपनी का नाम जो हमको पसंद है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। ये कंपनी बेसिकली यूरोप एज वेल एज अमेरिका और इंडिया में ऑपरेट करती है। इन्होंने गटी का जो एक्सप्रेस बिजनेस है वो भी खरीदा है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए थे, करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू और 1,500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 926 करोड़ का प्रॉफिट।
करीबन 38 रुपए की ईपीएस कंपनी रिकॉर्ड की है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने मैनेजमेंट कमेंट्री जो दी है आने वाले साल, दैट इज FY23 के लिए, उन्होंने कहा है कि नंबर्स और भी बेहतरीन होंगे और जिस प्रकार से उन्होंने अभी ग्लोबल पोजीशनिंग किया है, आने वाले दिनों में टॉप लाइन और प्रॉफिट्स अच्छी तरह से बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात जो मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आप अगर इस कंपनी की वैल्यूएशंस देखें तो करीबन 7 या 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल 15-16% आएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक या दूसरी कोई लॉजिस्टिक कंपनी देखे तो बहुत सस्ती कंपनी और अच्छी ग्रोथ कंपनी आपको मिल रही है। तो अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो मेरे ख्याल से 350-360 का टारगेट आपको जरूर मिलेगा। इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन अच्छी वैल्यू है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको खरीदना चाहिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, लंबी अवधि के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह अविनाश गुरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।